कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने कस्बे से, जहाँ पर एक गाय मंदिर था और उसके अंदर एक रिवाज हुआ करता था कुमान थोंग नाम का। इस रिवाज के अंदर जितने भी नए पैदा हुए बच्चे होते थे, ये लोग उसकी बलि चढ़ाकर राजा के सामने देते थे, ताकि उन बच्चों की आत्माओं को मरा हुआ राजा नियंत्रण कर सके। गांव वासियों का ये मानना था कि इससे राजा पूरे के पूरे राज्य को संतुलित रखता है। हालांकि ये कितना सच था या कितना झूठ, ये तो किसी को भी नहीं पता था। एक दिन फिर इन्होंने एक नए पैदा हुए बच्चे के साथ ऐसा करने की कोशिश करी, लेकिन अब की बार पासा पलट गया और उस बच्चे ने इन सारे लोगों की जान ले ली, क्योंकि वो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि वो तंत्र मंत्र से हुआ बच्चा था। उसी के कुछ साल बाद हम देखते हैं कुछ कब्र के लुटेरे, जो कि पुराने राजाओं के जमाने की चीजें और राजाओं की कब्रों को लूटकर शहरों में अच्छे दामों पर बेचा करते थे, उनको गाय मंदिर के बारे में पता लगता है। फिर क्या होना था, ये कब्र के लुटेरे पहुंच जाते हैं किंग जियान के गाय मंदिर में। उनमें से उनका एक साथी जिसका नाम लियोजिन था, ये काफी डरपोक था, क्योंकि इसने आज से पहले कोई भी इस तरीके की चोरी नहीं करी थी। तभी वो उन आत्माओं के लिए कुछ खिलौने भी लेके आता है और ये सोचता है कि अगर मैं इनको खिलौने दे दूंगा तो शायद आत्मा हमारा पीछा छोड़ दे, जितने भी यहाँ पे आज तक सैकड़ों बच्चे मरे हैं। लेकिन इस बात पे उसके साथी उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, खासकर बंकाई। लेकिन फिर हुआई, जो कि इनका हेड था, वो इन सब चीजों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि ये जो सारे कब्र के लुटेरे थे, ये यहाँ पर फिनिक्स मोती को ढूंढने आए थे। क्योंकि गांव वासियों का, इवन पूरी दुनिया का ये मानना था कि जिसके पास भी फिनिक्स मोती है, जो कि राजा जियान की कब्र में है, जिस भी बंदे के पास वो फिनिक्स मोती है, वो अमर हो जाएगा। तभी अचानक से लियोजिन को ये महसूस होता है कि उसका हाथ किसी बच्चे ने पकड़ा है और वो चिल्लाकर बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर से उसके साथी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और फिर ये दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इन्हें एक चेन सिस्टम मिलता है जो कि पानी से लॉक्ड होता है। फिर ये लोग अपना दिमाग लगाकर उसको खोलते हैं और आखिरकार इन्हें एक कॉफिन मिल ही जाती है। ये सारे एक पेशेवर कब्र चोर होते हैं, इसलिए हर कब्र चोरी करने या खोलने से पहले एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, ताकि खोले जाने वाले शख्स की कब्र को भी बुरा ना लगे। और फिर ये लोग जैसे उस कब्र को खोलते हैं, उस कॉफिन में हकीकत में राजा किंग जियान निकलता ही नहीं है, बल्कि उसमें से एक स्क्रॉल ऊपर की तरफ जाता है। और उसके बाद अचानक से पूरे कमरे में हलचल मस्ती और हर जगह जाल ही जाल बिछ जाते हैं। बाकी तीनों साथी तो ऊपर आ जाते हैं, लेकिन लियोजिन नीचे ही रह जाता है। उसके बाद लियोजिन को बचाने के लिए हमारा हुआई, जो कि इनका लीडर था, वो आगे जाता है और एक गुत्थी सुलझाने की कोशिश करता है। लेकिन गुत्थी में भी एक गराजी सिस्टम होता है, जैसे ही उसको घुमाता है, गलती से ये उल्टी दिशा में घुमा देता है, जिसके बाद से वो गेट परमानेंटली बंद हो जाता है और पूरे कमरे में ड्रैगन की आग फैल जाती है। अब लियोजिन को भी ये पता लग चुका था कि उसका बचना लगभग नामुमकिन है, इसलिए उसने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और उसके बाद उसने अपनी रस्सी खुद ही काट ली, ताकि वो अपने दोस्तों पर बोझ ना बने और लियोजिन को बचाने के चक्कर में ये तीनों भी ना मारे जाएं, इसलिए उसने ऐसा किया। उसके बाद हुबॉय, शैरली और बंकाई, ये तीनों साथी उस मंदिर से तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे बाद में अलग हो जाते हैं और अब इन्होंने ये सारे काम करने भी छोड़ दी थी। अब इनमें से कोई भी कब्र नहीं लूटता है और इन्हें वहां पर फिनिक्स मोती भी नहीं मिला था। हमारा हुबॉय भी अभी तक उस दुख से उभर नहीं पाया था, क्योंकि वो जब भी आंख बंद करता उसे सामने लियोजिन दिखता और वो इस चीज के लिए अपने आप को दोषी ठहरा रहा था। तभी बंकाई हुबॉय को समझाता है कि जो हुआ सो हुआ, अब उसके भाग्य में ये लिखा हुआ था, लेकिन हमें काम ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। लेकिन हुबॉय इस दुख से बिल्कुल नहीं उभर पा रहा था और वो अपने आप को जिम्मेदार मान के इस गिल्ट में मरा चला जा रहा था और उसने मना कर दिया किसी भी तरीके की कब्र लूटने या फिर आगे इस तरह से काम करने के लिए। अब बंकाई भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसने हुबॉय के इलाज के लिए काफी सारे लोगों से उधार पैसे ले लिए थे, जिसका इलाज लबाओ नाम के डॉक्टर से चल रहा था। और इसलिए बंकाई ने ये सोचा कि क्यों ना वो अपनी एक नकली मौत क्रिएट करे कुछ पैसे खर्च करके, जिसकी वजह से लोगों को लगेगा कि बंकाई मर गया है और उसकी उधारी भी माफ हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ एक गैंग का लीडर, जिसके पास बहुत पैसा है, वो बंकाई के पुराने रेंटेड घर पे जाता है, जहां पर ये सारे साथी एक साथ किराए पर रहते थे। वहां से उसने बंकाई का एड्रेस निकाला और बंकाई और लबाओ, जो डॉक्टर था, दोनों को एक साथ उठवा लिया और उसकी जम के धुलाई करी और उससे ये पूछा कि तुम लोग उस कब्र तक कैसे पहुंचे और मुझे दोबारा से उस कब्र के अंदर ले चलो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन बंकाई इस चीज से मना कर देता है। उसके बाद भैया ये माफिया बंकाई की दबा के धुलाई करता है। फिर आखिरकार थक हार के हमारा बंकाई हामी भर ही देता है साथ चलने के लिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि अभी तक इस माफिया को ये नहीं पता है कि बंकाई जो है वो हकीकत में है कौन, बंकाई या फिर हुबॉय, जो कि इसकी गैंग का लीडर था। इस चीज का फायदा उठाते हुए हमारा बंकाई ये कहता है कि वही असली लीडर है और उसका नाम ही हुबॉय है और हकीकत में हुबॉय मर चुका है, जो कि इनका लीडर था। तभी हम देखते हैं शैरली, जो कि इन्हीं के साथ की एक साथी थी, वो गई हुई थी फिनिक्स मोती के बारे में और ज्यादा रिसर्चेस करने के लिए। उसको जब पता लगता है कि बंकाई मर गया है, तो वो कब्र पर बंकाई की कब्र पे देखने आती है कि हकीकत में क्या हुआ है।
और इसी चक्कर में हमारी शर्ली भी फंस जाती है। बंकाई शर्ली को कुछ भी बताने से मना करता है माफिया को, क्योंकि उसको पता था अगर वो इस चीज़ के लिए हॉबॉय से पूछेगा तो हॉबॉय मना ही करने वाला है, क्योंकि उसने पहले ही साफ साफ कह दिया है कि अब वो कब्र लूटने का काम नहीं करेगा। इसलिए अभी ये सारे माफिया और उसके साथ इतने सारे लोग और बंकाई और शर्ली ये सारे आ जाते हैं दोबारा से उस प्राचीन गाय मंदिर में। अभी तक सब ठीक चल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी ये नहीं पता कि हकीकत में ये लोग जिसको लेकर आए हैं वो कोई कब्र लुटेरों का सरदार यानी कि हॉबॉय नहीं, बल्कि बंकाई नाम का एक साइड कैरेक्टर है जो कि हमेशा हॉबॉय के साथ रहता था। अब यहाँ पर ये लोग एक ऐसे पड़ाव पर आ जाते हैं जहाँ पर 5 बुद्धास की मूर्ति होती है, जिसमें से एक मूर्ति सही रास्ता बताएगी, बाकी की 4 गलत। यहाँ बंकाई को इतना कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए उसने 3 के 3 ऑप्शन गलत चुने, जिसकी वजह से माफिया के सैकड़ों आदमी मारे गए। अब उसके बाद माफिया गुस्से में बोलता है कि चौथा ऑप्शन मैं चुनूंगा, और वो ऑप्शन भी इत्तेफाक से गलत निकल जाता है और माफिया एक जाल में फंस जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग माफिया को उतारते हैं और 5वें बुद्धा की मूर्ति को घुमाते हैं और आखिरकार ये लोग सबसे लास्ट में सही रास्ते पर पहुंच जाते हैं। जैसे ये लोग अंदर बढ़ते हैं, इन्हें सैकड़ों छोटे छोटे मटके दिखते हैं, जिसके बारे में लबाओ डॉक्टर बताता है कि इसमें छोटे छोटे बच्चों के कंकाल हैं जो कमान थोंग की प्रोसेस की ड्यूरिंग यहाँ पर भर दिए जाते थे ताकि राजा इनकी आत्माओं को नियंत्रण कर सके। तभी हम देखते हैं कि इनमें से कुछ आदमी दीवार की तरफ देखते हैं और वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की आत्माएं हैं जो कि इन मूर्तियों को देखने के बाद अपने सामने वाले बंदों को हिप्नोटाइज कर लेती है और अपने आप को ये सारे के सारे लोग मारने वाले थे। तभी हम देखते हैं असली हॉबॉय जो कि इनका लीडर था इन कब्र लुटेरों का, वो पीछे से आकर सबको चौकन्ना कर देता है और सबको बचा लेता है। तभी वो आगे जाने का रास्ता ढूंढता है और सारे लोगों को अगली जगह पर ले आता है। ये सारे के सारे साथी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और खासकर बंकाई बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब हम आखिरकार घर जा पाएंगे। लेकिन तभी डॉक्टर लबाओ दिखाता है कि उन्होंने इसके शरीर पर बम फिट कर रखे हैं और मजबूरन हमें इसको किंग जियान की कब्र तक लेके जाना ही पड़ेगा। अब हॉबॉय के पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसको अपने लबाओ डॉक्टर को भी बचाना था जो कि एक साइकोलॉजिस्ट था और हॉबॉय का इलाज कर रहा था काफ़ी लंबे समय से। तभी अचानक से हॉबॉय की नज़र उस स्क्रॉल पे पड़ती है जो लियोजिन के हाथ से छूट कर आया था। तब ये उस माफिया का गला पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये स्क्रॉल कहाँ से मिला। तो माफिया उसको इस स्क्रॉल को बाद में देने का वादा करता है, लेकिन उससे पहले इनको किंग जियान की कब्र में पहुंचाना होगा। तभी अचानक से कुछ छोटे छोटे जीव इनके ऊपर हमला कर देते हैं, जो कि जैसे ही दुश्मन देखते हैं उनके पास ये बम की तरह जाकर फटने लग जाते हैं। तभी हॉबॉय अपना दिमाग लगाता है और वो सोचता है कि पहेली के किस हिसाब से हम लोग इन छोटे छोटे जीवों से बच सकते हैं। तभी हॉबॉय उस पुल की रस्सी काटने का आदेश देता है, क्योंकि उस स्क्रॉल में लिखी हुई पहेली के हिसाब से इनको पहले इस पुल से नीचे गिरना पड़ेगा, उसके बाद ही ये उन छोटे जीवों से बच सकते हैं और साथ ही राजा किंग जियान की कब्र तक पहुंच सकते हैं। पुल टूटने के साथ ही सारे लोग पुल पर लटके हुए थे बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह, और उसके बाद उन्हें आखिरकार एग्जिट मिल ही जाती है, जिससे वो इस पड़ाव को भी पार कर लेते हैं। तभी हॉबॉय माफिया की जेब से चुपचाप उस रिमोट को निकाल लेता है जो कि उस बॉम्ब का होता है जो डॉक्टर लबाओ की छाती में फिट होता है, और वो इशारों में इस चीज़ के बारे में बंकाई को भी बताता है। और अब ये चारों साथी ये प्लान बनाते हैं कि ये चुपचाप से एक एग्जिट से निकल जाएंगे बाहर भाग के, और वो ठीक ऐसा ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई माफिया बिल्कुल पागल हो चुका था गुस्से में, क्योंकि बिना हॉबॉय के वो माफिया कुछ भी नहीं था। हालांकि उस माफिया के पास बहुत पैसे थे, लेकिन आगे जाने के लिए उसको मजबूरन हॉबॉय चाहिए था। अब माफिया से बचने के बाद हॉबॉय सबको वापस घर चलने को कहता है, लेकिन बंकाई इस चीज़ को नहीं मानता। तभी हम देखते हैं माफिया जैसे तैसे करके इन लोगों के पास दोबारा से पहुंच जाता है, लेकिन अब माफिया बहुत गुस्से में था और वो कहता है कि अब तुमने मुझसे सौदा करने का हक खो दिया है, अब जैसा हम कहते हैं वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो तुम सारे मारे जाओगे। अब मजबूरन हॉबॉय को इस गुत्थी को सुलझाना पड़ता है, और वो अभी एक ऐसे पड़ाव में है जहाँ पर एक बड़े से साइज की ड्रैगन की हड्डी है, जिसके पेट में बहुत से छोटे बड़े जीवों की हड्डियाँ हैं, और उन हड्डियों के मिसिंग पार्ट से इनको दिशा का अंदाजा लगाना है ताकि ये अगले पड़ाव तक पहुँच सके और अगली गुफा का दरवाजा खोल सके। तभी हम देखते हैं अचानक से कुछ आदमी इन्फेक्टेड हो जाते हैं किसी अजीब सी चीज़ से, और वो ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट करने लगते हैं और वो एक दूसरे को काटने और मारने लगते हैं। तभी हमारे हॉबॉय को दिखता है कि अगर वो ड्रैगन की 10वीं हड्डी तोड़ दे तो अगला रास्ता खुल सकता है, लेकिन अचानक से वो इस हड्डी को तोड़ते तोड़ते रुक जाता है और उसको इमेजिन होने लगता है कि दोबारा से वो लियोजिन को खो रहा है, क्योंकि अभी तक वो पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर नहीं हुआ था। फिर ये लोग जैसे तैसे करके उस 10वीं हड्डी को तोड़ देते हैं
और जैसे ही अगला रास्ता खुलता है ये सारे लोग उसमें घुस जाते हैं, लेकिन अब इनके पास बहुत ही कम और गिने चुने आदमी बचे थे क्योंकि लगभग सारे उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे। तभी ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं फिर इन्हें एक बहुत बड़े जाइंट साइज का कॉफिन दिखता है, जिसको कि ये लोग सब्र नहीं कर पाते हैं और ये सोचते हैं कि अब ये आखिरकार हमें राजा किंग जियान की कब्र मिल ही गई। और माफिया अपने लोगों को आदेश देता है कि वो आगे जाकर कब्र का ढक्कन खोले। लेकिन जैसे ये लोग कॉफिन खोलते हैं वहां पर से एक बहुत ही बड़ी विशाल छिपकली निकलती है, जो कि बाहर निकलते ही कोहराब मचाना शुरू कर देती है। और अब वो ना आओ देखती है ना ताओ, और हर तरफ सिर्फ तबाही मचाना शुरू कर देती है। माफिया के आदमी होबोए और बंकाए सारे के सारे लोग मिलकर उस छिपकली को मारने की और बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो विशाल छिपकली इतनी बड़ी थी कि उसके ऊपर किसी भी तरह के वार का कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। बंकाए ने आइडिया लगाया कि क्यों ना उस बड़ी छिपकली को पास जाकर मारा जाए, लेकिन उसका ये प्लान फेल हो गया और वो बड़ी छिपकली बंकाए को खा गई और खाते ही दोबारा से उसमें चली गई जहां से वो निकल कर आई थी। अब होबोए पागल हो गया था और हबोए इस टेंशन में था कि उसकी वजह से पहले लियोजिन की जान गई और अब बंकाए को ये बिल्कुल नहीं जाने देगा, इसलिए उसने अपनी कमर में रस्सी बांधी और वो नीचे कूदने ही जा रहा था। तभी माफिया ने उसको रोक लिया और उसके माथे के ऊपर गन एम कर दी और कहा कि तुम्हें हमें यहाँ से निकालना होगा, तुम्हारे दोस्त से हमें कोई मतलब नहीं। तभी अचानक से होबोए को एक आवाज़ सुनाई देती है, जिससे पता लगता है कि अभी वो छिपकली फिलहाल नीचे नहीं बल्कि इस चैम्बर के उस पार है। तभी होबोए अपना दिमाग लगाता है और इस गुत्थी को सॉल्व करता है। उसके बाद अगले चैम्बर का दरवाज़ा खुल जाता है और फिर होबोए, शैरली और लवाओ तीनों भागते हैं उस छिपकली को ढूंढने के लिए कि क्या पता शायद इनका दोस्त बंकाए अभी भी जिंदा हो। तभी ये माफिया अपने साथ आई उस लड़की को बताता है कि ये बहुत कीमती चीज़ें हैं, माना कि हमने कुछ आदमी खोए लेकिन हमें इतनी कीमती चीज़ें भी तो मिलेंगी। तभी हम देखते हैं कि होबोए को आखिरकार वो बड़ी छिपकली मिल ही जाती है और ये लोग उसको मारने का प्लान बना ही रहे होते हैं। तभी ये छिपकली होबोए के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन होबोए ने भी सही टाइम पे अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने बैग जिसमें बारूद भरा था वो छिपकली के मुंह में भर दिया और साथ ही उसमें गोली से फायर कर दिया, जिसकी वजह से एक बड़ी आग लगी और वो छिपकली वहां से भाग गई। लेकिन होबोए को अब बहुत ज़्यादा दुख था क्योंकि उसने पिछली बार इसी गाय मंदिर में लियोजिन को खोया था और अब की बार बंकाए। तभी पीछे से माफिया उस लड़की के साथ आता है और इन्हें बताता है कि अब अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं और अब लौटने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि अब इतने सैकड़ों आदमी खोने के बाद अगर हम वापस लौट जाते हैं तो वो गलत होगा। और आखिरकार इन्हें किंग जियान की कब्र मिल ही जाती है। तभी हम देखते हैं अचानक से बंकाए ऊपर से टपकता है और वो कहता है कि उस बड़ी छिपकली में इतनी जान नहीं थी कि वो मुझ जैसे शेर को मार सके, और वो जैसे तैसे बचकर आ जाता है क्योंकि उस बड़ी छिपकली ने ज़्यादा खाना खा लिया था, जिसकी वजह से उसको उल्टी करनी पड़ी और उल्टी करने के बाद बंकाए भी उस उल्टी में बच के बाहर आ गया। अब ये तीनों लोग दोबारा अपने पुराने रिवाज की तरह उस कॉफिन को खोलने से पहले मंत्र का उच्चारण करते हैं और कॉफिन खोलते ही आखिरकार इन लोगों को फिनिक्स मोती मिल ही जाता है। तभी माफिया डॉक्टर लबाओ को पकड़ लेता है और कहता है मैं डॉक्टर लबाओ को तभी छोड़ूंगा जब तुम उस फिनिक्स मोती को मेरे पास दोगे। लेकिन जैसे ही ये लोग फिनिक्स मोती को उछाल कर डॉक्टर लबाओ को देते हैं, डॉक्टर लबाओ अपने असली रूप में आ जाता है और वो बताता है कि इस गाय मंदिर को वही चला रहा था और वो यहाँ पर लोगों के ऑर्गन्स बेचा करता था क्योंकि उसका सपना था कि वो अमर हो जाए उस फिनिक्स मोती को लेकर। अब ये देखकर शैरली, बंकाए और होबोए तीनों ही हैरान हो गए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि डॉक्टर लबाओ उनके साथ है। तभी बंकाए उनका ध्यान भटकाकर उनसे फिनिक्स मोती छीनने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ाई झगड़े में गलती से ये दोबारा उसी प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं जहां पर इन्होंने आखिरी बार लियोजिन की जान खोई थी। अब वापस से सब कुछ होबोए के हाथ में था। धीरे धीरे करके माफिया के हाथ फिसल रहे थे और आखिरकार माफिया फिसल कर नीचे गिरे जाता है। बचे तो सिर्फ शैरली और बंकाए। होबोए को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन तभी शैरली और बंकाए उसको कहते हैं कि हमें तुम पर पूरा भरोसा है और आखिरकार होबोए उस गेट को तोड़ ही देता है और अपने दोनों साथियों को बचा लेता है। अब हर तरफ खुशी का माहौल था। इन लोगों को फिनिक्स मोती के साथ साथ वो सोने की कीमती चीजें भी मिल जाती है, जिसके बाद अब ये लोग अपना जीवन बहुत अच्छे से स्पेंड करेंगे। और अगले ही सीन में हमें पता लगता है कि लियोजिन भी अभी मरा नहीं है बल्कि दूसरे कस्बे के हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी को खबर नहीं है कि लियोजिन जिंदा भी है या नहीं, या फिर वो कौन है और कहाँ से आया है। इन हॉस्पिटल वालों को तो ये तक नहीं पता। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे को और नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।